नमस्कार। आज रविवार की शाम को आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम मिलने जा रहे हैं दक्षिणा शर्मा जी से। उन्होंने अपने थिएटर की शुरुआत असम से की है और फिर एनएसडी किया एज एक्ट्रेस। उसके बाद एनएसडी का एक रंगमंडल है, वहाँ 6 साल काम किया और उनको बिस्मिल्लाह खां संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है और उसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। तो आज हम उनसे मिलेंगे, जानेंगे कि उन्होंने अपने थिएटर की शुरुआत किस तरह से की और कैसे आगे बढ़ते रहे और अभी भी थिएटर कैसे कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं दक्षिणा जी से और उनसे बातें करते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार। दीदी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छी। थोड़ी सी खांसी बुखार चल रहा है, वो तो चलता रहता जी। है। बढ़िया। तो आपने अपने थिएटर की शुरुआत कब और किस तरह से की? कैसे आप थिएटर से जुड़े? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और जी। जवाब का मेरे लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थिएटर कहाँ से कैसे शुरू की मुझे खुद ही नहीं पता। जी। एक्चुअल में कहा दरअसल शुरुआत मेरी हुई थी डांस और गाने से। घर में ऐसे ही कुछ भी म्यूजिक बच्चों को बचपन में 2-3 साल की थी, तो चलना कूदना अपनी आदत में होता था। तो जब कुछ 6-7 साल की हुई तो मम्मी पापा मेरी दादी मेरे पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हम। तो दादी के साथ म्यूजिक क्लास में और डांस वांस सीख ले, टाइम पास हो जाएगा चलेगा। तो ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई। मैंने सबसे पहले सत्रिया डांस क्लास में मेरे गुरु रहे भुवन वरा जी, जो अब नहीं रहे हैं। उनके गाइडेंस में मैंने सत्रिया डांस शुरू किया और साथ ही साथ आसाम का जो एक डिवोशनल सॉन्ग है बॉर्गिक बॉर्गिक सीखना शुरू किया। फिर उन्होंने ही मुझे जो आसाम का ट्रेडिशनल फॉर्म है अंकिया भावना, उससे इंट्रोड्यूस करवाया। क्योंकि सत्रिया नृत्य और बॉर्गिक जो है वो अंकिया भावना से रिलेटेड है, वहां पर ये इसको यूज किया जाता है। तो जैसे भावना शुरू किया तो मैं पहले भावना आर्टिस्ट रही और दूसरा पक्ष ये रहा कि हमारे एक तरह से थिएटर हमारी फैमिली में है, ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्योंकि आसाम, बंगाल या उड़ीसा, इन जगहों पर एक कल्चर है दुर्गा पूजा का, जो सबको पता है। और दुर्गा पूजा में जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी होती है, जो लोग होते हैं, वो शाम के वक्त थिएटर करते हैं लोगों के एंटरटेन के। ये एक ट्रेडिशन रहा है, कम से कम 100-150 साल पुराना ट्रेडिशन है। तो हमारे इलाके में, मैं जहाँ से हूँ आसाम नौगांव से हूँ, नौगांव में जो दुर्गा पूजा अमलापट्टी एरिया में जो दुर्गा पूजा होते थे, मेरे दादाजी वहाँ पर एक एक्टिव मेंबर होते थे, प्रताप शर्मा, जो एमएलए रह चुके हैं आसाम, मतलब नौगांव के। तो वो उस कमेटी के एक्टिव मेंबर हुआ करते थे और शाम को दादाजी और उनके साथ के लोग, ये 1901 की बात है, 1901 सन की बात है, तब ये लोग थिएटर करते थे वहाँ पर। और उस समय फीमेल्स अलाउड नहीं थे स्टेज पर, तो मेरे दादाजी जो थे वहाँ पर फीमेल कैरेक्टर्स थे। तो जैसे जैसे दादाजी का टाइम निकलता गया, दादाजी के साथ साथ मेरे पिताजी शुरू हो गए। मेरे पापा ने भी बहुत सारे वही दुर्गा पूजा के ट्रेडिशन में, उसके अलावा कोई थिएटर का ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पेशे से मेरे दादाजी वकील थे और मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे। कुछ हमारा फार्म हाउस वगैरह था, तो वो सब देखभाल करते थे। लेकिन पर्टिकुलर दुर्गा पूजा का जो 1 महीने का वो चंक होता था कि 1 महीने की रिहर्सल होनी है, उसके बाद महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी, 3 दिन 3 नाटक करनी है, एक कॉमेडी और 2 हिस्टोरिकल, या एक हिस्टोरिकल 2 शो करनी है। तो फिर जब पिताजी स्टेज पर जाने लगे तो कभी चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी, तो कौन है, मोनिदा का लड़की है, मोनिदा का लड़की को लेकर आओ। तो मैं कब कैसे स्टेज पर आई मुझे खुद ही नहीं पता। और फिर ये ट्रेडिशन मेरे साथ जुड़ गया कि दुर्गा पूजा है तो थिएटर करना है।
तो रियलिस्टिक प्ले में मेरा मतलब मैं कैसे आई, एक ये है उसका मतलब कारण। और साथ साथ मेरे ट्रेडिशनल थिएटर जो भावना में करती थी, उसका मैं प्रॉपर ट्रेनिंग ली है गुरु जी से, वो मेरा चलता गया। और जब मैंने अच्छी तरह से होश संभाला तो मुझे याद है 92 में मैंने, असम का एक ट्रेडिशन और भी है, वन एक प्ले कंपटीशन होता है, जो टाइम होता है सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जहाँ पर 45 मिनट्स का प्ले कंपटीशन होता है। आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पर बेस्ट टीम, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सब अवार्ड दिया जाता है, और पूरे ऑल असम में होते हैं, एक टीम पूरे असम ट्रेवल करते हैं। तो 92 में मैंने एक ग्रुप के साथ वन एक प्ले कंपटीशन किया। वो मुझे पता है कि हाँ, मतलब दुर्गा पूजा के अलावा जो मेरा प्ले में जो कदम रखा वो 1992 में। उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ मैं जुड़ी नहीं रही। दिल्ली असम में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, नौगांव में मेरे एरिया में छोटे छोटे ग्रुप्स थे, सबके साथ मैं करती थी। क्योंकि एक तो लड़कियों का मतलब खुलकर थिएटर में आना थोड़ा सा मुश्किल ही था। मैं छोटी सी जगह से हूँ तो लोग बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते थे, तो घर के लोग देते नहीं थे, लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी रही हमेशा। मेरे पिताजी और एक फैमिली में थिएटर का वो होने की वजह से मुझे अपने घर से कभी रोक टोक नहीं हुई, और इसीलिए जितने भी ग्रुप थे सबके साथ थिएटर करने के लिए दक्षिणा को बुलाओ। तो मैं पर्टिकुलर एक ग्रुप के साथ नहीं जुड़ी रही। मैंने नौगांव ड्रामेटिक क्लब, जहाँ पर मेरे दादाजी करते थे, मेरे पिताजी करते थे, और मेरा भी थिएटर का काफी संबंध रहा, नौगांव ड्रामेटिक क्लब, जो अभी 120-25 साल अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद अरुणोदय सांस्कृतिक समाज करके एक ग्रुप है, जिनके साथ मैंने बहुत सारे वन प्लेज कॉम्पिटिशन किए, और बहुत सारे प्लेज में मैंने बेस्ट एक्टर अवार्ड भी लिया। लेकिन ये सारा कुछ शौक, मतलब ठीक है, डांस चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, और थिएटर चल रहा है, मस्ती हो रही है, साथ में पढ़ाई भी चल रही है, तो ऐसे ही हुआ। प्रोफेशन की तरफ तो मैंने कभी नहीं सोचा, थिएटर कभी नहीं। और 93 या 94 के आसपास अ, उड़ीसा भुवनेश्वर में संगीत नाटक एकेडमी का एक फेस्टिवल हुआ था। आसाम से एक ग्रुप आए थे, उनको एक फीमेल मैं पहली बार थिएटर ग्रुप के साथ उड़ीसा आई। तब मैंने देखा कि मतलब सीरियसली भी थिएटर होता है, मतलब ये मुझे पहली बार लगा कि लोग मतलब इसको भी इतना सीरियसली करते हैं, कि मतलब इतना लाइट का तामझाम देखा मैंने। जो दूसरे ग्रुप्स आए थे, अपना जो ग्रुप था वो तो जैसे जैसे करने वाले ग्रुप थे, लेकिन दूसरों का काम देख के लगा कि हाँ, तो पूरे इंडिया में इस लेवल पर थिएटर होता है। तो अभी भी प्रोफेशन के लिए नहीं सोचा। पर उस ग्रुप के जो डायरेक्टर थे गुलाब चंद्र बोरा सर, सर ने मुझे बोला कि तुझे एनएसडी के लिए अप्लाई करना चाहिए। मेरे लिए था कि एनएसडी है क्या, बोला छात्र पढ़ते हैं क्या करते हैं, एनएसडी है क्या चीज। तो उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तो अगर इंटरेस्टेड है, अगर तू फैमिली वाले अगर मानते हैं तो एनएसडी जाएगी। मैंने कहा चलो देखते हैं सर, आप बताइए, अगर जाना हो तो चले जाएंगे। और तभी भी मुझे पता नहीं था कि कोई एनएसडी नाम का कोई इंस्टीट्यूशन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पर नाटक पढ़ाया जाता है। ये मेरे लिए मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, आसमान की चीजें हो गई, मतलब दूर का तारा, मतलब तारा को हाथ से कैसे छू सकते, इस तरह की बात हो गई थी। तो 94 में असम में एनएसडी का एक्सटेंशन प्रोग्राम का वर्कशॉप हुआ जोरहाट में। तो मेरे जो वो गुलाब थोड़ा सर है, सर ने फॉर्म भर के मेरा नाम भर दिया, और जिस दिन वर्कशॉप होना था उस दिन एक इंटरव्यू होना था वहां पर। उससे एक दिन पहले वो खुद आए मेरे घर, आके बोला कि ऐसा ऐसा है, जो घर में एक वर्कशॉप होने जा रहा था 45 डेज का, कि वहां रहना पड़ेगा और जाना है। और टाइम था उस समय अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैं कॉलेज में इंटर में +2 कर रही हूँ, और मार्च में मेरा +2 फाइनल पेपर है। ऐसे टाइम पे 45 डेज के लिए मैं अपना स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर वहां पर 45 दिन थिएटर के लिए रहूं, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा।
तो मैं बड़ी हिम्मत कर रही थी क्या करूँ, और ट्रेनिंग के लिए अब मन तो लग जाता है, क्या करें, देखना है क्या चीज। तो घर में मेरी बात हुई, और तब तक मेरे पिताजी को गुजरे 3 साल हो गए थे, तो मेरे मतलब सारी देखभाल का जिम्मा मेरी दादी ने ले लिया था। तब घर का एक तरह से बागडोर दादी ने संभाल लिया था। मेरी दादी बहुत, सच ए स्ट्रॉन्ग लेडी। उन्होंने मतलब बहुत लोगों का जीवन बनाया और मेरा भी जीवन बनाया। माँ थोड़ी सी वो थी, ऑर्थोडॉक्स भी नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़े से जैसे होता है कॉमन मतलब मिडिल क्लास फैमिली में कि बाप नहीं है, लड़की है, हम दोनों बहनें, हमारे कोई भाई नहीं है, तो थिएटर करने जाएगी। जैसे 10 लोग कहते हैं कि रात को 12-12 1-1 बजे रिहर्सल करके पता नहीं किसके साथ आती है, तो वो सारी चीजें मम्मी को सुनना पड़ता था। तो मम्मी हमेशा थोड़ा सा डरी रहती थी। तो मम्मी ने तो पहले ही बोल दिया कि नहीं जाएगी 45 दिन के लिए वहां पढ़ाई लिखाई करके। तो दादी ने कहा कि नहीं, अगर तेरा इंटरेस्ट है तो जाएगी, तू करेगी। और अगले दिन से दादी मेरे साथ, दादी वहाँ पर इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई कर लिया, सिलेक्शन हो गया, 45 दिन रहना था, दादी मेरे साथ रही 45 दिन पूरा। और तब तक मतलब मेरी दादी 80 साल की थी, तो वो ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए भी दादी एक बहुत बड़ा मिसाल बन गई कि मतलब इस उम्र में भी अपनी पोती के लिए कोई इतना कैसे कर सकता है, कैसे मतलब आगे आ सकता है। तो उस वर्कशॉप में मैंने पहली बार एनएसजी के बारे में जाना कि एनएसजी क्या है, इसमें क्या होता है। और एक्सटेंशन प्रोग्राम के वर्कशॉप्स में यही होता है। अभी जब हम, मैं खुद एक्सटेंशन प्रोग्राम में टीचर हूँ, तो ऐसी जगह पर जाके हम स्टूडेंट्स को हिंट देते हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग तुम्हें, अगर तुम किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो तुम्हें मिलेगी। तो वो आइडिया मुझे मिला कि अच्छा यहाँ पर एक्टिंग क्लास भी होता है, अच्छा मेकअप क्लास भी होता है, मेकअप में ऐसा भी सिखाया जाता है, ओ कॉस्ट्यूम भी होता है, अच्छा अच्छा सेट का भी क्लास होता है, सेट भी बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें उस 45 दिन के मैंने मतलब मुझे आइडिया मिला। और तब दिमाग में घुसा कि एक बार एनएससी देखना, करना नहीं है, क्योंकि वर्कशॉप करके एक आइडिया मिल गया था कि ये मतलब हर किसी के बस का है नहीं एनएसडी में एडमिशन लेना। और आसाम में भी तब तक शायद गिने चुने 10 या 12 लोग एनएसडी में आए हों। तो मेरा था कि एक बार एनएसडी देखना है कि कैसा है, यहाँ पर होता क्या है। और पता चला कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो पढ़ाई तो साथ चल ही रहा था। वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, साथ साथ थिएटर भी चलता रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए था। गुलाब बड़ा सर ने बोल दिया था कि अगर एनएससी तुझे जाना है तो थिएटर करती है, जितना एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा उतना तेरे लिए आसान है। तो लोगों की बातें भी चलती रही मेरी पीठ पीछे कि अभी भी रात को 12-1 बजे तक पता नहीं कहाँ क्या करती है, पता नहीं कौन से लड़के के साथ घर आती है, जैसा होता है। और अंदर ही अंदर मम्मी कुड़ती रही। साथ साथ में मम्मी ने रिश्ता भी देखना शुरू कर दिया कि ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होगा लड़की को ब्याह कर देंगे, और मतलब झंझट छूटेगी एक तरह से, लोगों की बोलती बंद हो जाएंगी। दादी लेकिन मेरे पीछे बिल्कुल खामोश की तरह बंद खड़ी। दादी ने इतना कहा कि देख, मैंने तेरे ऊपर विश्वास, और दादी को विश्वास तो ही मैंने मैंने कॉलेज में भी अपने डिपार्टमेंट में बैठी, तो एक तरह से लोगों का वो मुंह बंद हो कि हाँ पढ़ाई में तो ठीक ठाक कर रही है, कोई कम शिक्षा नहीं है। स्कूल में स्कूल में कॉलेज में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब तक मैं बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर ले चुकी थी, पढ़ाई में टॉप हो गई, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी लिया जो स्कूल कॉलेज के कंपटीशन होता था, बेस्ट सिंगर अवार्ड भी ले लिया। और फैशन शो में भी मतलब फैशन परेड वगैरह बना करके बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर ले लिया मैं, ये 97 की बात। अब सर ने बोला, बोला बड़ा सर ने बोला कि अब तो तुझे इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब तुझे अप्लाई करना है एनएससी। चलिए अप्लाई। और सर ने इतना कॉन्फिडेंस मुझे दे दिया था कि तेरा तो हो ही जाएगा, चिंता मत कर, तो बस अप्लाई कर।
और अप्लाई कर दिया मैंने। हमारा प्रीलिम्स इंटरव्यू जो है वो कलकत्ता में। और जैसे तैसे मतलब घर में ऐसी स्थिति नहीं थी कि कलकत्ता तक किराया बेयर कर सकूं। फिर भी जैसे तैसे दादी ने मैनेज करके किराया कर दिया और कलकत्ता आई। फर्स्ट इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई। अब रिजेक्ट हो गई, एनएसजी तो देखना हुआ नहीं, कलकत्ता थोड़ी एनएसजी है, देखना था। अब वापस घर गई, मम्मी ने बोल दिया कि ग्रेजुएशन हो गया, एनएसजी नहीं हुई तो पूरी शादी हो गई। मैंने कहा ऐसा थोड़ी है। अब आज के टाइम पे मतलब कोई नौकरी वोकरी होनी चाहिए, ऐसे किसके घर में जाके मतलब घर संभालने के लिए तो नहीं। तो मैंने कहा मैं प्राइवेटली एमए एडमिशन लेती हूँ, तो नौगांव में प्राइवेट कॉलेज में एमए क्लास में एडमिशन ले लिया मैंने। और असमीज लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में मेरा अच्छा मार्क्स था तो एडमिशन भी आसानी से हो गया, एमए के एडमिशन ले लिए। और थिएटर साथ साथ चल ही रहा है। और कुछ नहीं, सिर्फ दुर्गा पूजा में अपना जो फिक्स है वो करना है, साथ में वन एक कंपटीशन में, एक दो कंपटीशन में करना। इस बीच में आसाम का जो सबसे बड़ा वन एक कंपटीशन है ज्योतिर्पा थिएटर, ज्योतिर्पा वन एक प्ले कंपटीशन, वहाँ पार्टिसिपेट किया, वहाँ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। और वहाँ कंपटीशन में जज थे बहारुल इस्लाम, हमारे एनएसजी के सीनियर ग्रेजुएट हैं। तो बहारुल्ला बाद में मिले, कंपटीशन हो जाने के बाद जब अवार्ड डिक्लेयर हो गया तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम्हें और आगे जाना चाहिए, तुम इस साल सीगल थिएटर ज्वाइन कर लो, उनका जो ग्रुप है। मैंने कहा सर सीगल थिएटर ज्वाइन तो करो लेकिन गुवाहाटी पे रहना पड़ेगा, अब इतना आना जाना मतलब वहाँ रहना मेरे बस का नहीं है। और आपके इंस्टीट्यूशन का फीस भी है, इतना फीस भी नहीं दे पाऊंगी। तो बात आई गई हो गई, एमए की पढ़ाई चल रही है। दूसरा साल आया, तब तक मैंने प्रीवियस कंप्लीट कर लिया था एमए का। दूसरे साल अप्लाई किया। एक वर्कशॉप का कुछ दिनों के लिए हुआ था, गुणाकर देव गोस्वामी जो आसाम का रिनाउंड थिएटर पर्सन है, गुणाकर दा एक वर्कशॉप ले रहे थे। गुणाकर दा के साथ जुड़ी। गुणाकर दा ने तैयारी की मेरी कि तू अगर एमएससी करना चाहती है तो कुछ इस तरह से कर, जो तेरी तैयारी है वो काफी नहीं है। अगर ट्रेडिशनल थिएटर करती है तो भावना आर्टिस्ट है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, उसको ढाल बना, उसको लेकर चल। तो गुणाकर दा ने मेरी तैयारी कराई। फिर प्रीलिम्स के लिए कलकत्ता में पहुंची, जैसे तैसे प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया। और इत्तेफाक से क्या हुआ था, जो एनएचसी से प्रोस्पेक्टस गाइडेंस जाता है कि तैयारी करने के लिए, मुझे 2 दिन पहले मिला और 2 दिन के अंदर मुझे आना था इंटरव्यू के लिए। तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि तैयारी का एक तो हिंदी, हिंदी हमारे तो मतलब सर के ऊपर थी, हम तो इंग्लिश या असमीज पढ़ते हैं, हिंदी तो पढ़ते ही नहीं है कभी। स्कूल में कभी 5 6 में पढ़ा था तो पढ़ा था बस। तो मैंने कहा सिर्फ नाटकों के जो लिस्ट आते थे वो पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया और फिर मैं इंटरव्यू में पहुंची। तो इंटरव्यू में अंकुर जी थे, अंकुर जी ने सबसे पहले बोला कि आप तो दूसरी बार आई हैं, आपको तो पता है कि क्या होता है, फिर ये शुरू हो जाएगी। तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर ऐसा है कि ये पेपर्स बहुत लेट मेरे पास पहुंचे तो मैं इसके हिसाब से कोई तैयारी नहीं कर पाई, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, और अगर आप मेरी तैयारी देखना चाहें तो मैं उसके लिए तैयार। तो अंकुर जी ने कहा, ठीक है करो, अपने हिसाब से करो। तो मेरा मुश्किल से 6 या 7 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा, और मैंने ना खुद सांस ली बीच में, ना जो कमिटी है, इंटरव्यू कमिटी है, उनमें से किसी को सांस लेने की फुर्सत थी। धड़ाधड़ एक के बाद एक, जो मतलब स्पीच था, गाना था, डांस था, सब इकट्ठे हो गया, सब मिक्स होके एक, फिर एक दो सवाल मैंने पूछा और 6 7 मिनट के अंदर ठीक है। तो प्रीलिम्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब कलकत्ता से वापस गई, मम्मी थोड़ी सी ऑफेंडेड हो गई कि मतलब ये तो कलकत्ता तक तो क्लियर होके आई और आगे क्या होगा। दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छी कुछ हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है, कोई बात नहीं। अब दिल्ली, मम्मी ने बोला दिल्ली के लिए पैसे नहीं है, अब हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, पैसा एनएसडी खर्चा करेंगे, आने जाने की किराया एनएसडी देंगे। तो ये एनएसडी की बदौलत की मतलब मुझे किराया मिला तो मैं एनएसडी आ पाई। और 4 दिन के वर्कशॉप में मैंने
अपने को बिंदास छोड़ा, क्योंकि मेरा मकसद था एनएसडी देखना। मैं आई, एनएसडी देखा पूरा इंस्टीट्यूशन। पहले तो एक दिन मतलब जैसे ही मुझे फुर्सत मिलते थे, मतलब क्लास के गैप मिलता था, मैं पूरा कैंपस घूमती थी। मैंने देख लिया, अच्छा ये साउंड डिपार्टमेंट है, यहाँ पर साउंड का काम होता है। अच्छा ये स्टेज है। अच्छा ये योगा रूम है, यहाँ पर योगा क्लास होता होगा। ये ऐसा ऐसा पूरा एनर्जी घूम के देख लिया। कारपेंटरी वगैरह सब घूम के देख लिया। और 4 दिन मैंने बिंदास से कुछ नहीं किया। मतलब जो करने के लिए देते थे वो इतना ऑनेस्टली किया, क्योंकि मेरे दिमाग में वो प्रेशर नहीं था कि एनएसडी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। मेरा मकसद जो था वो मेरा मकसद पूरा हो गया, एनएसडी मैंने देखी बस, हो गया। और शायद यही बिंदासपना था जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब सिलेक्शन हो गया, वापस गए प्रीवियस फाइनल ईयर के लिए, फाइनल पेपर के लिए फीस भी जमा करके आई थी, क्योंकि अगस्त सितंबर में पेपर होना था, फाइनल पेपर एमए का, सितंबर या अक्टूबर में। और फीस भी जमा करके आ गई। अब सिलेक्शन हो गया, कॉलेज में जाके क्या बोले, फिर प्रिंसिपल से बात करी मैंने, कहा सर ऐसा ऐसा हो गया, मेरा एनएसजी में सिलेक्शन हो गया, मैं वो ज्वाइन करूंगी तो फाइनल पेपर नहीं दे पाऊंगी, तो क्या करूँ। प्रिंसिपल सर खड़े हो गए, कह रहे नौगांव डिस्ट्रिक्ट से तो पहली है जिसको एनएसजी में सिलेक्शन मिला है, एमए तो जिंदगी में कभी भी होता रहेगा, तो तेरे इस समय बाहर में जाए, तो एनएसजी जा, एनएसजी कर ले, तो आगे का एमए का जो भी होगा वो मैं संभालू, तू जा बस। मैंने कहा सर फीस, क्योंकि फीस भी 1,000-1,200 रुपए कुछ ऐसा जमा हुआ था उस समय, 1,000-1,200 मतलब आज का 20-25 हज़ार रुपए। तो सर का फीस सब रिफंड हो जाएगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अगर कॉलेज वाले पैसे वापस नहीं करते मैं तुझे देता हूँ, तू जा। तो कह रहे एक तो हमें मलाल रहेगा कि अच्छा रिजल्ट हो जाता तो शायद कॉलेज का नाम होता, कह रहे तू नहीं तो कोई और नाम कर लेगा, लेकिन एनएससी जाकर जो तू जो करेगी वो कोई और नहीं कर पाएगा, इसीलिए। तो जैसे सर का ग्रीन सिग्नल मिला, मैं एनएससी आ गई। दादी बहुत खुश थी कि चलो एक लाइन मिला। अब दादी कह रही कि अब कुछ करेगी, ये आगे जाएगी, जो भी करेगी अच्छा करेगी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मम्मी थोड़ी सी बदली फिर, कि मतलब ऐसी जगह से, इतनी छोटी सी जगह से दिल्ली तक पहुंचना, एनएसजी जैसी जगह पर अपनी पोजीशन बनाना, अपना एंट्री बनाना, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात। तो ये रहा एक पॉइंट। दूसरे पड़ाव में जैसे एनएसजी पहुंची, उसके दूसरी बाद पढ़ाई से पहले मैं थोड़ा सा चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने भावना किया है हाँ ना। तो थोड़ा सा अगर भावना के बारे में बताएं, कि बहुतों को नहीं पता होगा कि भावना कैसे होता है, क्या होता है, पूरी पूरी रात होता है। थोड़ा सा अगर हाँ उसके बारे में आप बता दें तो बहुतों को पता चलेगा कि हाँ। अंकिया भावना की शुरुआत जो है महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने की थी 14th-15th सेंचुरी में। उससे पहले आसाम में कुछ और ट्रेडिशनल फॉर्म्स चलते थे, जैसे धुलिया भावना हो गया, ओजापाली हो गया, जिसमें कथा गायन, सूत्रधार होते थे, वो अभिनय भी करते थे, गीत गाते थे, और प्रॉपर मतलब कैरेक्टर के साथ थिएटर ऐसा आसाम में नहीं था, जहां तक मेरा नॉलेज। शंकर देव ने अपना जो वैष्णविज्म को स्प्रेड करने के लिए पहले वो 12 साल पूरे हिंदुस्तान घूमे। उन्होंने वैष्णविज्म को पूरा अपने अंदर लिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाकर थिएटर्स देखे। उस समय संस्कृत थिएटर बहुत हाईलाइट थे, 14th सेंचुरी की बात है। तो उन्होंने कुछ कुछ संस्कृत थिएटर थिएटर से एलिमेंट लिए, कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो थे उसमें से एलिमेंट लिए, लेकर उन्होंने अंकिया भावना, अंकिया नाटक लिखा सबसे पहले, जिसमें भक्ति रस जो है, जो कृष्ण को बेस करके, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। और क्योंकि तब से लेकर, चाहे वो शेक्सपियर टाइम से हो, आज भी हो, थिएटर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम माना गया है कॉमन पीपल तक पहुंचने के लिए। आम जनता तक आपको कोई भी मैसेज पहुंचाना हो तो थिएटर सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है। तो शंकर जी ने भी यही फॉर्मूला अपनाया है, तो जैसे कहा तो फॉर्मूला लिया, और उन्होंने अंकिया भावना
अंकिया नाटक लिखा। उनके लिखे हुए 6 नाटक है जिसको अंकिया नाट कहते हैं। उसके बाद उनके जो डिसाइपल्स थे, जितने स्टूडेंट्स थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने भी नाटक लिखा, लेकिन उन सबको अंकिया भावना नहीं थे, अंकिया नाटक नहीं थे। वो सारे असमिया नाटक कहते हैं। अंकिया पारंपरा में पारंपरिक नाट्य कहते हैं। अब होता है अंकिया नाटक जो स्क्रिप्ट है, और जब वो मंच पर आता है वो होता है भावना। तो शंकर देव ने 6 नाटक लिखे जिसमें 5 कृष्ण के ऊपर है, और आखिरी का जो है राम विजय वो है राम के ऊपर। राम के तारकावध से लेकर स्वयंवर तक, क्योंकि सीता स्वयंवर हुआ और वो वापस आए। परशुराम के साथ उनका झगड़ा हुआ और परशुराम को उन्होंने मार्ग दिखाया। यहाँ तक की कहानी है राम विजय में। तो ये 6 नाटक का मतलब अगर आप सीखने जाए तो प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। आज भी आसाम में बहुत सारे ऐसे सत्र हैं जो उनके जो मत है, उनके जो थ्योरीज है, उनके जो वो कहना चाह रहे थे उस सोच को लेकर आगे चलते हैं, जो शंकर देव के लिखे हुए उनके सोच को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। और मैंने भी इसी को बेस करके अपने मतलब थिएटर की शुरुआत की थी। अंकिया भावना में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो है इसकी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज असमीज लैंग्वेज नहीं है, ना ही हिंदी है। तो चूंकि एक आम लैंग्वेज होने से लोग बहुत हल्के में लेते हैं, तो शंकर जी ने यही फॉर्मूला अपनाया कि वो सीधा असमीज लैंग्वेज में नहीं लिखे। पूरा हिंदी हो जाएगा तो उस समय में हिंदी समझना भी लोगों के लिए मुश्किल था। तो उन्होंने कुछ शब्द हिंदी के लिए, कुछ बंगाली लिए, कुछ उर्दू मैथिली लिए, कुछ ब्रज भाषा लिए, कुछ असमिया लिए, सब मिला के एक नया भाषा उन्होंने इजाद किया जिसको ब्रज बोली बोलते हैं। ब्रजावली या ब्रज बोली, इसको उन्होंने अपने नाटकों में इस्तेमाल किया। जैसे डायलॉग है, सूत्रधार बोलते हैं कि आहे खामोजी को लुको, हामु जाति कथा कहूसी, ওহি পরম সুন্দর শ্রীরামচন্দ্র এ সভা মধ্যে आवत ता देखो पुनः निरंतरे हरि बोल हरि। ये प्योर। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये समाज में बैठे हुए लोगों, हम जिसकी बात बोल रहे हैं जो बहुत सुंदर श्री रामचंद्र, वो इस सभा में आ रहे हैं। उनको आते हुए देखिए, उनको सुनिए। तो इस लैंग्वेज को उन्होंने अपने सारे नाटकों में यूज किया। उनके बाद जो उनके शिष्य थे उन्होंने भी इस लैंग्वेज को कुछ कुछ अपनाया है, लेकिन वो इतना परफेक्टली नहीं अपना पाए जितना शंकर देव ने किया है। तो उनके नाटक जो है 6 नाटक, वो उनके नाट है, तो मंच पर आते हैं तो वो उनके है। बाकी सारे जो है वो असमिया पारंपरिक नाच है, असमिया भावना है। और इसी का एक पार्ट है, जैसे सूत्रधार है। सूत्रधार का जो चरित्र है उन्होंने संस्कृत नाटक से लिया, लेकिन इसको उन्होंने और एक नया आयाम दिया। जैसे संस्कृत नाटक में सूत्रधार पहले आते हैं, इंट्रोडक्शन करके चला जाता है, पूरे प्ले में सूत्रधार का कोई काम नहीं। लेकिन अंकिया भावना में सूत्रधार का एक बहुत बड़ा रोल है। वो पूरे नाटक को आगे बढ़ाते हैं। हर घटना के पहले और बाद में क्या हुआ या क्या होने जा रहा है वो ऑडियंस को बताते हैं। लोकेशन चेंज करना हो, जैसे अभी मिथिला में है, अगला अयोध्या में चले जाएंगे तो वो लोकेशन शिफ्ट, अभी स्वर्ग में है, अभी पाताल नगरी में जाना है कहानी के हिसाब से, तो वो कहानी जो है वो सूत्रधार उस टाइम पीरियड को आगे बढ़ाते हैं, स्पेस को चेंज करते हैं। और पूरा नाटक खत्म होने के बाद हर बात में जो है वो सूत्रधार आते हैं, और उसके साथ सूत्रधार के साथ बाकी चीजें भी उसमें होते हैं। तो सूत्रधार की एक एंट्री होती है, उसका भी डांस अलग है। जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके डांस अलग है, जो लड़कियां होती है उनका डांस अलग है। ये सारे डांस जो है ये सत्रिया नृत्य, जिसको कुछ ही साल पहले हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। और मैंने शुरुआत इसी से यही से की, सत्रिया नृत्य में सीखा।
इस प्ले में, अंकिया नाटक में जो गीत हैं वो बॉरगीत कहला जाते हैं, अंकिया गीत कहलाते हैं। वो गाना मैंने वहां से सीखा। और ये एक काइंड ऑफ सेमी क्लासिकल, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल है, वहां से कुछ रागों का नाम, कुछ रागों का आभास लेकर उसमें आसाम में उस समय जो प्रचलित है लोक धुन, उसका एक मिश्रण बनाकर प्रदीप ने इसका धुन तैयार की। जैसे एक भक्ति गीत है, मनो मेरी रामो सरोनो ही लागू, शंकर देव ने लिखा है। तोई देखो ना अंत को आगू, मतलब मेरा मन तो राम के चरण में ही अपना पूरा ध्यान लगा। अंत के बाद क्या होगा या अंत से पहले क्या होगा, उस पर तुझे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शंकर देव ने इसको ऐसे गाया है। मोनो मेरी रामो सरोनहि मोनो मेरी तो ये जो गीत है, एक बार गाने से वो मन भक्ति में डूब जाता है एक तरह से। बिल्कुल। तो उनका मकसद ही ये था कि कुछ इस तरह से गीत बनाया जाए, लोग सुनते ही कृष्ण के प्रति या राम के प्रति अपना मन भर ले, अपने मन में राम या कृष्ण को भर ले। क्योंकि बिल्कुल। उस समय के थे 13th 14th सेंचुरी में आसाम में वैष्णविज्म नहीं था। शक्ति पूजा बहुत होते थे, बलि चढ़ाना और शिव पूजा, जो और ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था मंदिरों में, दूसरे कास्ट का लोगों का नहीं आना, ये सब। तो शंकर देव ने ये किया कि सबके लिए ओपन किया कि हमारे पास कोई भी आ सकता है, सबके लिए ओपन, सब आओ, सब गाओ, सब सीखो। यहाँ पर हमारे बलि का कोई सिस्टम नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है हमारे यहाँ। भक्ति तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो भागवत रहो, भागवत को रखो, उस भागवत में ही तुम्हें सारा कुछ मिले। और यही ट्रेडिशन जो है अभी भी आगे चल रहा है। तो मेरे क्या साथ ये ये कंट्रोडिक्शन हुआ, मैं बताना चाहूंगी। मैं हूँ ब्राह्मण फैमिली की लड़की, कट्टर ब्राह्मण फैमिली की। हमारे घर में पूजा भी होता था, तो बलि होते थे तो हम बलि का प्रसाद भी लेते थे। और ब्राह्मण घर की लड़की होकर मैंने सत्रिया डांस और बरगीत से अपना कैरियर मतलब शुरुआत की। मैं भावना करती थी तो लोगों को यही होता था, ब्राह्मण की लड़की भावना करती है। तो ये बहुत सुनने को मिला था। लेकिन मैं कहती थी कि पहले मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और हिंदुइज्म में या जो शक्ति में है, उसमें भी कभी कभी ये नहीं कहा कि तुम दूसरे के धर्म को या दूसरे की आस्था को मतलब घृणा करो या उसको अवॉइड करो। मुझे अच्छा लगा, मुझे शंकरदेव की फिलोसफी बहुत अच्छी लगी और उनके लिखे हुए गीत नाट मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं उसको सीख के आगे बढ़ रही हूँ।
तो ये भी बहुत बड़ा एक मेरे साथ। तो क्या ये जो क्वेश्चन परफॉर्मेंस ये जो परफॉर्मेंस है, क्या स्टेज पे होती है कि कोई स्पेशल स्पेस उसके ये लिए? मंदिर है जो कीर्तन घर है, जी जी। ज्यादातर कीर्तन घर में ही या भावना का परफॉर्मेंस होता है। आजकल कमर्शियलाइजेशन के तहत इसको मंच पर लाया गया है, लेकिन मंच पर भी हम भावना नामघर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में बिल्डिंग होता है। एक साइड में आपका वेदी जो स्थापना की जाती है, जहाँ भगवान की भागवत रखा जाता है बेसिकली, और उसके ऑपोजिट में आर्च बनाया जाता है, जहाँ के नीचे से कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, और दोनों साइड में ऑडियंस होते हैं। बीच में एक पैसेज खाली रखा जाता है, वहां पर पूरा परफॉर्मेंस होता है। एक तरह से तीन तरफ ऑडियंस, चौथी तरफ भगवान आपका ऑडियंस के देख रहे होते हैं, ऐसा मतलब मान्यता है। और अग्निगढ़ कहा जाता है उस आर्च को जहाँ से कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। वहां पर सूत्रधार जब सबसे पहले आते हैं, वहां पर ऑड नंबर्स में 5 या 7 या 9 मशाले जलाए आर्च के ऊपर। और पहले तो ये जब लाइटिंग सिस्टम नहीं होती थी, तो उस मशाल को हमेशा जला के रखने का रहता था कि, तो बीच बीच में इसमें तेल डाल डाल दिया जाता था, और पूरा परफॉर्मेंस उसी मशाल की रोशनी में, और बीच बीच में दिया जलाते थे, दिए की रोशनी में पूरे परफॉर्मेंस होती थी। आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, तो लाइट्स अच्छी खासे प्रॉपर लाइट और ज्यादा ही लाइट यूज करने लगे हैं, तो कई बार वो उस भक्ति से दूसरी तरफ चला जाता है। और एक बात और, जो वो आर्ट है उसके अंदर से सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। ये कमाल की बात है कि सबसे पहले भावना में जो भगवान गॉडली कैरेक्टर है वो एंटर करेगा हमेशा, चाहे वो गुरु के गुरुजना, शंकर देव के लिए हम गुरुजना वर्ड यूज करते हैं, तो गुरुजना के लिखे हुए नाटक हो, चाहे उनके डिसाइपल के लिखे हुए नाटक हो, कोई भी कैरेक्टर हो, सबसे पहले जो गॉडली कैरेक्टर, राम, विष्णु, शिव, कृष्ण, उनका एंट्री होगा, वो सबसे पहले उस आर्ट के नीचे, सूत्रधार के बाद उनकी एंट्री आर्ट के नीचे से वो पूरा डांस करते हुए एंट्री करेंगे। और जो मोनिकुट है, मोनिकुट मतलब जहाँ पर भागवत रखा जाता है, उसके बगल में उनकी जगह है, पोजीशन उनकी वहां पर फिक्स, वो वहां पर जाके बैठेंगे। उसके बाद अगर बीच में नाटक में उनकी जरूरत है तब वो आएंगे, अदरवाइज वो वहीं पर बैठ कर देखते हैं। उसके बाद एक एक करके मेन कैरेक्टर अपने मतलब एंट्री की, बाकी कैरेक्टर्स एंट्री करते हैं। जो विलीन कैरेक्टर है, जैसे रावण हो गया, राक्षस, ताड़का राक्षसी हो गई, इनकी एंट्री कभी भी वो आर्ट्स के नीचे से नहीं होता है, वो ऑडियंस के बीच में से धमकते हैं एकदम से। चाहे वो मतलब पता नहीं वो एंटरटेन के लिए है, या गुरुजनों ने ऐसे बताया था कि वो आर्ट्स के नीचे से नहीं आएंगे, क्या इसके पास पीछे लॉजिक है पता नहीं। लेकिन कई बार ऐसा, जब मैं बचपन में कृष्ण का रोल करती थी, जो रासलीला होता था, रासलीला में मैंने बहुत बहुत बार, मतलब कम से कम 8-10 बार कृष्ण का रोल किया। तो रासलीला में एक कैरेक्टर होता था शंखचूड़, राक्षस। तो कई बार मैं खुद डर जाती थी, मतलब दक्षिणा डर जाते थे, कृष्ण नहीं डरते थे, वो अलग बात है, लेकिन दक्षिणा बंधु में डर जाती थी कि मेरे पीछे से वो एंटर कर जाता था। तो मेरी पोजीशन ऐसे, मतलब सेट डिजाइनर ने ऐसे बनाया कि अ, मैं डांस करती हुई आई, मणिपुर के पास मेरे पोजीशन है, वहां पर मैं बैठी थी, मेरे सिंहासन के बगल से वो बुढ़म करके निकला, तो मैं डर जाती थी। तो ये है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स आर्ट के नीचे से कभी नहीं आए। तो इतना कुछ होने के बाद जब आप एनएसडी में आए क्योंकि दूसरा पड़ाव जो आप बात कर रहे थे मैंने बीच में रोक दिया था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा कि एक तरफ इस तरह का, हाँ, तो मतलब आप मकसद था थीटा कि सीख के आए एनएसजी थे? हो गया था ना कि जी। मैं एनएसजी में आ गई, पूरा मेरा मकसद। अब एनएसडी में पहला महीना कैसे जाता है, जो एनएसडी में होते हैं उनको पता है, पहला महीना कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो हमारा इंट्रो फेस्ट होता था, जो सीनियर्स भी आते थे, मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन होते थे, अपना कुछ तैयारियां होती थी। 10-12 दिन का वो पूरा एक सेशन चलता था, जिसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होते थे, वो हमारे परफॉर्मेंस देखते थे, क्या तैयारी किए, अपने इंट्रोडक्शन में तुमने क्या तैयारी किया है दिखाओ।
तो 8-10 दिन का वो सेशन होता था। उसके बाद पार्टीज, क्लासेस के साथ साथ, पहले वेलकम पार्टी, फिर बॉयज हॉस्टल पार्टी, फिर गर्ल्स हॉस्टल पार्टी, हर सैटरडे संडे को पार्टीज, फिर थैंक्स पार्टी। तो पहले 1-1.5 महीना पढ़ाई भी हो रही है और पार्टीज वगैरह मस्त होके खूब। और मैं तो बिल्कुल बिंदास थी कि तो एनर्जी आ गई, अब बस हो गया, अब पढ़ाई लिखाई कल निकल जाएंगे, खत्म बात। तो रेपर्टरी का शोज जब होते थे तो हमारा मतलब भाग भाग के जाते थे हम लोग देखने के, सब रेपर्टरी रविंद्र में होते। कुछ छोटे छोटे परफॉर्मेंस हम वहां देखते थे, जो बड़े परफॉर्मेंस होते थे अभिमंच में होते थे वहां देखते थे। अच्छा, एनएसजी आने से पहले बैंडिट को फिल्म रिलीज हुई, तो वो सीमा दी को, सीमा विश्वास जो एनएसजी पास आउट है, आसाम से है, सीमा दी को एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला। तो मैगजीन में, आसाम में मैगजीन में उनका फोटो आया और इंटरव्यू आया, मैंने वो पढ़ा। और तब तक एनएसजी के बारे में मैं जान चुकी थी और मुझे लगा था कि हाँ एनएसजी हो जाएगा तो ऐसा भी कोई रोल कर लेंगे, ठीक है बस बढ़िया हो गया, पहचान तो बन ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सर ने भी बोला था कि देख ये सीमा विश्वास है, तुझे भी इनके पास तक मतलब यहाँ तक पहुंचना है। अभी भी मतलब बहुत ऊपर है, मैं तो उनकी नाखून के बराबर भी नहीं पहुंच पाई हूँ, कोशिश में लगी हूँ अभी भी। लेकिन शुरू में एनर्जी में आकर तो मैं बिंदास हो गई कि चलो ठीक है हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन जब रेपर्टरी के शोज देखे और दूसरे, जैसे दूसरी जगह से कुछ परफॉर्मेंसेस आते थे, तो बज्जू भाई डायरेक्टर हुआ करते थे बजाज से, हमें कंपलसरी होता था। भारंगम तब नया नया शुरू हुआ था हमारा, भारंगम का दूसरा साल हमारा फर्स्ट ईयर। तो उस समय गार्ड प्लेज पूरी इंडिया से बाहर से भी, वो भारंगम में वो प्लेज देखे, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कितने पानी में हूँ, क्या सोच रही हूँ और मुझे कहाँ तक पहुंचना है, क्या करना है। और उससे पहले भी टीचर्स भी कहते रहे कि देख मतलब टीचर्स अक्सर कहते थे, जो उसमें के फैकल्टी होते थे वो अक्सर कहते थे कि देखो 800 एप्लीकेशन, 800 स्टूडेंट थे जिसमें से 20 को सिलेक्ट किया गया है, इसका मतलब तुम लोगों ने बाकी 780 स्टूडेंट का हक छीना है, तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। तुम एक काम करो, ठीक है यार लक है, मेरा हो गया, मेरा अक्सर यही लगता है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि वाकई में हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये करके साबित करके दिखाना है कि हाँ हम कुछ है, शायद शायद इसी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ। ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है इस समय तो बराबर थे लेकिन अब हमें उससे आगे करके दिखाना है। तो धीरे धीरे मेरी मतलब मेहनत जो है वो पहले 6-7 महीने के बाद शुरू हुई। पहले 6 महीने तो हवा में रहे, बिल्कुल हवा में रहे, एनर्जी में हो गया तो हवा में ही रहे, वाकई में हवा में रहे। तो पहले स्ट्रगल मेरा हुआ हिंदी को लेकर, क्योंकि एक अभी भी मेरी हिंदी बहुत खराब है, मैं बात को मानती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मेरे बहुत होते हैं, की था की का में मैं अभी भी बहुत दूसरों से उलझती रहती हूँ। लेकिन डायलॉग डिलीवरी भी मतलब हिंदी को लेकर जो हमारा मतलब जो हम नॉन हिंदी बेल्ट से आते थे, आसाम, मणिपुर, बंगाल, तो हमारा एक अलग स्ट्रगल होता था। हालांकि मैं गाना गाती थी, स्टेज परफॉर्मेंस करती थी आसाम में, तो मेरा थोड़ा सा मतलब प्लस पॉइंट था कि मेरे पास सौ श का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन र ड वो अभी भी गड़बड़ है, मैं गड़बड़ नहीं बोल पाती थी, गड़बड़ बोलती थी, तो बहुत और त ट में बहुत मतलब तकलीफ को तकलीफ बोल देती थी कई बार, तकले को तकले बोल देती थी, तो बहुत मतलब मजाक भी उड़ा। और लेकिन नो डाउट मेरे बैचमेट्स ने मुझे बहुत मदद की इस बारे में। पर्टिकुलरली मैं नाम लेना चाहूंगी इसमें, सुनीता तिवारी जो मेरे बैचमेट है, उसने बहुत मेहनत करी है, राकेश सिंह, सुशील गौठियाल, इन लोगों ने अपना टाइम छोड़ के मुझे दिया। जैसे जब भी मैंने इनसे बोला कि थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा बता दो, तो इन लोगों ने बहुत मदद करी मेरी। और जब पहला प्रोडक्शन हुआ सेकेंड ईयर में आके, तो साफ लफ्जों में उर्दू बोल के असम की लड़की ने
मतलब सबके बोलती बंद कर दिए थे। ये मैं मुझे अपने ऊपर बहुत बढ़िया बात है। उर्दू भी मैंने बहुत साफ बोला, अभी भी मैं उर्दू बहुत साफ बोलती हूँ, मतलब नुक्ते में मुझे कोई सवाल नहीं करता। हाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मुझे डायलॉग रखने में मतलब डबल एफर्ट करना पड़ता है कि वो ऑन द स्पॉट मतलब गड़बड़ ना हो जाए करके मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बाकी हिंदी जब थोड़ी सी सुधरी, उसके बाद फिजिकल वर्क डांस करती थी तो काफी फायदा मिला उससे। फिजिकल फिटनेस के लिए भी काफी काम किया। और शायद यही इसी की बदौलत शायद स्कूल में रहते भी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए मैंने। हालांकि हमारे टाइम में फर्स्ट ईयर में कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, सीन वर्क होते थे, तो सीन वर्क में त्रिपुरारी मैम ने भी अच्छा रोल दिया था मुझे, वो कर लिया था अपने सीनियर्स के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑडियंस होते थे फैकल्टी, तो वहाँ भी अच्छा किया मैंने। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में प्रोडक्शन होता था, उसमें भी अच्छा रोल किया मैंने। मुझे इस बात का कोई रिग्रेशन नहीं है बहुत। और जहाँ मुझे छोटे रोल मिलते थे उसको भी मैं कुछ ना कुछ करके हाईलाइट कर लेती थी। जैसे सेकेंड ईयर में एक संस्कृत प्ले होता है, जी। मदर बाबा करण में बाबा ने मत्तविलास मत्तविलास और भगवत मिला, मत्त भगवत मिला, का जो कैरेक्टर है उसके लिए बहुत कॉम्पिटिशन है। तो बाबा ने बोला वोटिंग सिस्टम होगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा उसी को लगता है तो सबको मुझे कि यार मुझे वोट दे दे, मुझे वोट दे दे। और इतने बात से मुझे मतलब टॉप वोट नहीं मिला, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आई मैं। फर्स्ट पोजीशन में फूलवा रही, फूलवा जोशी मेरी बैच में बहुत अच्छी है। तो पूर्वा मेन रोल में थी, उसके साथ मैं उसकी सखी में रही, मतलब मेन जो सखी। बिल्कुल आगे नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, तू अपना कर, ऐसा कुछ करोगे तो तेरा कैरेक्टर हाईलाइट हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो जितने भी गाने वाला पार्ट था, तो पूर्वा थोड़े से गाने में कमजोर थी, मैंने कहा तू गा, मैं तुझे पीछे सपोर्ट करूंगी। और ऐसे करके हमने वो प्रोडक्शन किया। फिर एक सीन था उसमें मदिरालय का, जो मत्स्य विलास का मदिरालय वाला सीन है, उसमें भी हम लोग हाथ में मदिरा का गिलास, तो उसमें भी मुझे गाना होता था मदिरा करके आलाप लेना होता था गाने के बीच बीच में, मतलब पूरी सीन में। प्रोडक्शन खत्म हुआ, 6 या 7 शोज हमने किए, उसके बाद मुझे सीनियर्स और बहुत स्टाफ के लोग भी मुझे मदिरा करके चिढ़ाने लग गए थे। जैसे मनोरंजन सर बहुत दिनों तक मदिरा करके बुलाने लगे थे। मैंने क्या कर दिया था उसमें कि वो मेरा मतलब एक तरह से पहचान जैसे बन गए थे। मैंने कहा सर आप तो बात बोलो, मदिरा वो अच्छा नहीं लगता, मदिरा मदिरा तो मुझे कभी भी मेन रोल में मौका नहीं रहा। उसके बाद जब रेपर्टरी आई, मैं बहुत किस्मत रही इस मामले में, रेपर्टरी में मैंने एक से बढ़कर एक सारे मेन रोल किए 6 साल में, मोस्ट सारे मेन रोल किए। और शुरू में झिझक हुई थी पहला प्रोडक्शन में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ फंबल ना हो जाए, अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ हो गया तो कैसे इम्प्रोवाइज करूंगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको शोज में बहुत इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। लेकिन भगवान की दुआ से आज तक वो नौबत नहीं आई। तो कई बार अपने को एक्टर ब्लैंक हो जाते हैं, उनको भी संभाला है, ऐसा नहीं है। तो काफी अच्छा समय बीता रेपर्टरी का। रेपर्टरी के बाद भी अच्छा समय बीता, ऐसा नहीं है। रेपर्टरी के बाद में आकार कला संगम के साथ जुड़ी रही, अभी भी जुड़ी हूँ। तो सूरज भारद्वाज के डायरेक्शन में बहुत सारे प्रोडक्शन किए। इसी बीच मुझे बिस्मिल्लाह का अवार्ड भी मिला, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई कि अब बैठे बिठाए मिल गया तो मत नहीं लगनी चाहिए। तो कोशिश कर रही हूँ। और बीच में थोड़ा सा खराब टाइम भी गुजरा है मेरा, बॉम्बे में मतलब काफी अच्छा ऑफर मिला था,
जैसे आप सबका सपना होता है कि बॉम्बे जाए कुछ करें, मेरा ये बिल्कुल सपना नहीं, कभी भी नहीं था मीडिया में या फिर वो मैं कभी ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे थिएटर से इतना लगाव था, लगाव है अभी भी। क्योंकि एक लाइव परफॉर्मेंस का, लाइव रिस्पॉन्स का, लाइव ऑडियंस का जो मजा है, जिसने ये स्वाद चख लिया, जिसको ये नशा हो गया, उसको दुनिया का कोई ये नशा नहीं हो सकता। तो फिल्मों का नशा मुझे पहले भी नहीं था, मैंने कोशिश की एक दो बार वो नशा लेने की, लेकिन उसका नशा नहीं चढ़ा मेरे ऊपर। तो 2015 में कुछ ऐसा ऑफर आया मुझे भी और मेरे हस्बैंड सुमन को भी। तो हमने सोचा कि चलो अब तीसरा पड़ाव ये शुरू करते हैं, बॉम्बे चलते हैं। तो सब कुछ यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली से हम बॉम्बे पहुंच गए। तो ये अप्रैल महीने की बात है, 2015। तो तब तक हम तो बच्चों के माँ बाप बन चुके थे। तो पहले तो बॉम्बे में काम ये था कि बच्चों का सेटलमेंट हो जाए, स्कूल, ट्यूशन। तो पहले 2-3 सेटलमेंट को लगे, और साथ साथ ऑडिशन वगैरह जो कॉल आते थे, ऑडिशन देते थे। सुमन का काम शुरू हो चुका था तब तक। मैंने क्राइम पेट्रोल के 1 या 2 एपिसोड किए, लेकिन मेरे साथ ये था कि मैं इतना काम करके, इतना एक्सपीरियंस लेकर दिल्ली से आई हूँ, और दूसरी बात है मुझे बुलाया है, क्योंकि मुझे कुछ ऑफर मिला था तभी मैं गई थी, मैं अपने आप से नहीं गई। तो मुझे बॉम्बे ने मुझे बुलाया है, तो फिर मैं इस कंपनी में काम नहीं, इस अकड़ में रही। क्योंकि बॉम्बे में ये होता है कि जब भी आप न्यू फेस वहां पहुंचते हैं, वो पर डे के हिसाब से पेमेंट करते हैं, 2,000 या 3,000 रुपए से ज्यादा पे नहीं करते। और मैं अड़ी थी कि मुझे 10-12 से नीचे तो मैं करूंगी ही नहीं, आऊंगी ही नहीं, तुम्हारे सेक्शन में ऑडिशन भी नहीं दूंगी। तो वो शुरू शुरू रिजेक्ट करती रही, कई बार डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया, कई बार मैंने रिजेक्ट किया। फिर क्या हुआ, मेरे दर्द होना शुरू हुआ धीरे धीरे बॉम्बे में। और जैसे हम औरतों की आदत होती है, पहले अवॉइड करते थे, चलो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो सुनिए, अक्टूबर नवंबर की बात है, तब तक स्ट्रगल चल रहा था, फैमिली सेटलमेंट चल रहा था। तो धीरे धीरे मेरे दर्द जो है पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया, सारे जॉइंट में, मतलब हाथ की उंगली से लेकर ये कलाई में, बाजू में। और मार्च तक आते आते मेरी ऐसे हो गई कि मैं हिल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, उठ नहीं सकती बिस्तर से, ऐसी हालत। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी काफी टेस्ट वेस्ट कराए, तो पता चला कि मुझे रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो गया है। और ये इसकी वजह है, 3 वजह कहते हैं। एक तो आपके अगर फैमिली में किसी को है ये प्रॉब्लम, तो जेनेटिक है, आपको हो सकता है, क्योंकि हमारे फैमिली में किसी को नहीं है। क्योंकि मेरी दादी भी 98 ईयर्स में बिल्कुल तंदुरुस्त होके गई है, और मेरे पापा तो खैर किसी और वजह से बहुत जल्दी चले गए थे। मेरी मम्मी भी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो इज अराउंड फॉर 70 नाउ, मतलब वेरी स्ट्रांग। तो फैमिली में होने का कोई सवाल नहीं है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा खान पान में आपका मसाला और इस तरह के, मतलब वो उससे होता है। वो भी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि मैं बहुत सिंपल सादा खाना खाने वाली, आसाम के लोग बहुत सिंपल खाना खाते हैं। तो शुरू शुरू में तो मेरे शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम भी होती थी कि यार दक्षिणा को खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत बिना मसाले का खाना बनाती थी। तो धीरे धीरे सीख गई हूँ, खैर वो अलग बात है, कभी आओगे तो खिलाऊंगी। अच्छा, हरविंदर दी कुछ कह रही हैं हाँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप, मतलब उनकी एक फरमाइश है कि आप एक असमीज गीत गा दें, बिहू का कोई। हाँ हाँ, जरूर जरूर, हाँ। जल जरूर बबली जी, जरूर सुनाऊंगी, जरूर। हाँ हाँ, है मेरे जहन में है। तो डॉक्टर्स ने फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह दी, बोला कि ये लाइफ टाइम आपको खानी पड़ेगी, क्योंकि ये तीसरा चेंज हुआ है आपके, मतलब body में कुछ नहीं, बहुत ड्राई एरिया है, दिल्ली बहुत ड्राई है, और बॉडी इतनी ह्यूमिड है। तो मुझे लगा मेडिसिन से अफेक्ट कर सकता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है, जैसे बीपी की दवाई खाते हैं लोग, या जैसे शुगर की दवाई लेते हैं, वैसे दवाई लूंगी, ठीक है। तो दवाई लेती थी, और
फिर मैं आसाम में, हर साल मैं आसाम जाती हूँ, प्रोडक्शन करती हूँ, तो आसाम भी गई, मई में प्रोडक्शन किया। और बाद में वापस आई तो मेरी तबीयत थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ी, तो मैं डॉक्टर के पास गई, और उससे मेरे आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आई चेकअप करवाया तो पता चला वो दवाई का साइड इफेक्ट हो रहा है, मेरे आंख में प्रॉब्लम हो रही है। आई स्पेशलिस्ट ने बताया कि दवाई बंद करो, नहीं तो आपकी आंखें जाएंगी। रिमेटोलॉजिस्ट के पास गई कि आपकी दवाई से मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, तो दवाई बदल दीजिए। और रिमोटोलॉजिस्ट ही मराठी, तब वो मराठी के लिए नहीं कहते, कोई पर्टिकुलर मराठी लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्थ इंडियन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो उनको पता था कि मैं नॉर्थ इंडिया से गई हुई हूँ और मराठी थी, वो मेरे ऊपर आशंका पारी कर रही कि मैंने इतने लोगों को मेडिसिन दिया है, कभी किसी को नहीं हुआ, तुम लोगों को क्यों हुआ, तुम नॉर्थ इंडिया के लोग हम लोग को बेवकूफ समझता है, ये सब मुझे बहुत मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं पूरा प्रेस्क्रिप्शन पटक के वापस चली आई कि नहीं खानी है आपकी दवाई, जाओ। वो जो दवाई छोड़ी, उसके बाद जो मेरे बीमारी जो बाउंस बैक हुआ है, मैं कुछ करने लायक नहीं रही। मतलब मैं ये पानी का कप अगर उठाऊं तो मैं ऐसे नहीं उठा सकती, मुझे यहाँ पर किसी का सपोर्ट चाहिए, तभी मतलब मैं ऐसे पूरा पानी नहीं पी सकती जो पानी बह जाता है। ये जॉ, ये अटक गया पूरा, मैं मुंह नहीं खोल सकती, इतनी बुरी हालत, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। फिर बहुत मतलब निराश हो गए एक तरह से, मतलब भयंकर डिप्रेशन में चली गई थी मैं। और ऊपर से काम नहीं हो रहा है, सुमन का काम सफर कर रहा है, मतलब वो घर देखे, बच्चों को देखे, अपना शूट करे। और इस बीच में ये जितने भी ऑडिशंस थे, 2-3 जगह से मेरा ग्रीन सिग्नल आ गया कि मैडम आपको हम पर डे 10,000 रुपीज देंगे, आपका जैसे शूट है आप फलानी जगह पे आ जाइए। मैं कह रही कि भाई मेरे पास कोई सारा ही नहीं है, आप मुझे तो 1 लाख रुपए भी दो तो भी मैं नहीं आ सकती, मेरी ऐसी ऐसी हालत में बिल्कुल बैठ गई। तो वो डिप्रेशन अलग से कि जिस काम के लिए आई थी वो कुछ नहीं हो पाया। फिर मेरी बहन ने एक लेडी का नंबर मुझे जुगाड़ करके दिया, रमा बिश्नोई करके। और 2016 में उनकी स्थिति ये कि जिस साल वो ओलंपिक में मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करने जाने लायक थे, तो रमा रमा बिश्नोई ने मुझे कहा कि आप अपने पर विश्वास रखो, और ये आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर की बात है, मुंबई में ही है, आप वहां जाओ, उन पर विश्वास रखो आप। तो फिर मैं वहां गई, डॉक्टर ने मुझे देखते ही सबसे पहले पूछा कब से है तकलीफ, देखते ही मतलब कान कान कुछ नहीं। मैंने पूछा, मैंने बोला कि कभी हो गया 5-6 महीने, लेकिन बहुत बुरी हालत। तो उन्होंने कहा विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। फिर 1 महीना मैं पूरा अगस्त 2016 मैं हॉस्पिटल में रही, मतलब घर बार छोड़ पूरा फुल फ्लेजर 1 महीना हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला, मेडिसिन, खाना पीना सब कुछ। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ, आपके मनपसंदीदा डायरेक्टर कौन है? मतलब जिनके साथ आपको काम करके बड़ा अच्छा लगा, मतलब आपको बहुत मजा आया वो। पर्टिकुलर किसी एक को तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जितने डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, सबसे मुझे कुछ ना कुछ मिला, सबने सीखने को मिला। और मेरे ये टफ पीरियड में जिन्होंने मेरा साथ दिया वो डायरेक्टर्स, उनको तो मैं कभी नहीं भूल सकती। जैसे उनमें है एक नादिरा बब्बर। अच्छा। नादिरा बब्बर वो रेpertoire में आई थी प्रोडक्शन करने के लिए, 1857 किया था उन्होंने हमारे साथ। मैं तो उसमें में नहीं थी किसी और वजह से, लेकिन जब बॉम्बे में गई मेरा ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, नादिरा जी ने मुझे बोला कि हिम्मत मत हारना, और तुमने जिस पर भी विश्वास किया है उस पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो बात मैं आज भी दिमाग में रख के चलती हूँ। फिर मेरे डॉक्टर के साथ से मैं दिल्ली वापस आ गई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला बॉम्बे में आपका कुछ नहीं होने, क्योंकि यहाँ का ह्यूमिडिटी 12 महीने का है, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। दिल्ली वापस आई, दिल्ली में दोबारा अपना मतलब चौथा पड़ाव शुरू किया। फिर उस समय सुरेश भारद्वाज सर ने बहुत साथ दिया, क्योंकि उनके साथ पहले भी काम करती थी। सुरेश भारद्वाज सर ने बोला कि हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने फिर थिएटर को थेरेपी की तरह मेरे साथ
अप्लाई करवाया। जैसे एक प्ले है, उनके साथ हमने किया था हम तुम प्ले बहुत शोज हम पहले कर चुके थे। तो सर ने आइडिया दिया कि ये प्ले कर, क्योंकि वो एक दूसरे तरह का कैरेक्टर है। वो जो जो कैरेक्टर मैं करती थी या करती हूँ अभी भी, वो प्ले एक तरह से रनिंग है, वो एक पेशेंट है। और वो अपनी लत के लिए आती है, वो अपने खुद तो ठीक होती है और साथ में और 10 लोगों को भी ठीक करके चली जाती है। वो इस तरह का कैरेक्टर, शुरू शुरू में वो थोड़ा सा खिसका हुआ कैरेक्टर भी दिखता है, लेकिन मैंने मुझे यही बोला कि उस कैरेक्टर की जो साइकोलॉजी है उसको पकड़ और इसका शो कर, मतलब इसका कर तू ठीक हो। तो सितंबर अक्टूबर में हम दिल्ली वापस आए और मार्च मुझे अभी भी याद है, मार्च 31 2018 हम तुम नाटक हमने शो किया दिल्ली में, सम्मुख में। तो उसका पूरा मतलब सुमन ही डायरेक्टर की जगह पर सुमन ही साहब कुछ देख रहे थे। जिस दिन ग्रैंड रन था, सुमन ने बोला कि ऐसे नहीं चल, तुम अपनी बीमारी को इतना हाईलाइट कर रहे हो, तुम्हारी दर्द वर्द वो दिख रहा है, वो नहीं चलेगा, वो इस कैरेक्टर के साथ जाता ही नहीं है। और अगर ऐसा ही करना है तो शो मत करो, कोई जरूरत नहीं। और ग्रैंड रिहर्सल में वहाँ 2-3 लोग थे कि हाँ, सब लोगों ने मतलब बहुत प्यार से मुझे बोला कि ये कैरेक्टर ऐसा वाला नहीं है, इसको ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। रात भर मैं सो नहीं पाई उस दिन। मैंने कहा क्या क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे पाए। और अगले दिन सुबह जब उठी बिल्कुल फ्रेश मूड से, मैंने कहा आज तो या तो आर या पार देखा जाएगा। और उस दिन जो मैंने शो किया हम तुम का, वो बेस्ट शो टिल आज तक नहीं, आज तक नहीं किया। मतलब उसके बाद काफी, मतलब मैंने भी बोला था, सुमन ने भी बोला, सर ने भी बोला कि वो थिएटर इस तरह से एक तरह से थेरेपी की तरह, मतलब हमने म्यूजिक थेरेपी का नाम सुना है, डांस थेरेपी का नाम सुना है या मेडिटेशन सुना है, थिएटर भी थेरेपी हो सकती है बिल्कुल। उस प्ले में। तो एक उसका उस प्ले का एक थोड़ा सा सीन है, मैं मतलब बताना चाहती हूँ। इस तरह का कैरेक्टर है जी जी जरूर। कि जो कैरेक्टर है डॉक्टर है, वो कैंटीन में बैठे हैं चाय लेकर और बातचीत नहीं कर रहे, वो ऑफिसर आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर। हम्म। तो मैं आती हूँ हाथ में चाय का कप लेकर, इतना मीठा खाना ठीक नहीं है। अरे मैं हूँ, पहचाना? जानती हो कैसे बोल सकते हैं, पर हाँ आप मुझे आज इस तरह यहाँ मिल जाएंगे, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। वैसे कुछ दिनों से ना मैं आप ही को ढूंढ रही थी। अब आप पूछेंगे क्यों? अरे उस दिन का जो आपके साथ मुलाकात, क्या बताए। अच्छा, आपने ये भौहें क्यों चढ़ा रखी है? ओ, वो ऐसे ही है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना। अच्छा खैर छोड़िए। अब मुझे देखिए, मुझे देखकर बताइए कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। थोड़ी की हुई है ना। जो भी मुझसे मिलता है यही कहता है कि मैं थोड़ी सी किसकी हुई हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हर आदमी एक जैसा कैसे हो सकता है। पता है, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरे पति का खत मिला है। हाँ, उस दिन मैंने क्या बताया था कि मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ, उस दिन मैं जरा सा उनसे नाराज थी इसीलिए। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है वो। ओह, आप नाराज क्यों हो गए, दुखी क्यों हो गए? तो कुछ इस तरह का कैरेक्टर है वो। बहुत वो थोड़ा बढ़िया। सा खिसका हुआ भी लगता है, लेकिन वो जी। प्ले तक आखिर तक आते 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 वो मैसेज छोड़ जाते हैं। जिंदगी को हमेशा हंसते खेलते हुए जीना चाहिए, लाइवली। तो सुरेश भारद्वाज ने भी मुझे यही बोला कि लाइवली जियो, जो है सो है, ठीक है। अब उसको लेकर बैठे रहो तो नहीं चलेगा। और उसी को लेकर अभी भी आगे बढ़ी हूँ। वो जो एरिस में घुसने के बाद जो स्ट्रगल शुरू हुआ था, वो स्ट्रगल जारी है। सीमा जी जैसी बनी है, लेकिन सीमा जी के पास तो नहीं पहुंच पाऊंगी। वो बहुत, मतलब मेरे तो बहुत गुरु जैसी है वो।
उनके बराबर भी अगर मैं पहुंच पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, कोशिश जरूर तो कोशिश करने में सब कुछ होता है दीदी। अभी गाना रह गया वो, रजिस्ट्रार साहब ने भी बोला कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप गाना सुनाएं। करना एक हम्म, हमने प्ले किया था रेpertoire में उत्तरामचरित, जिसमें मैंने सीता का रोल किया था। और वो जो रोल, वो एक तरह से मेरे बहुत करीब रोल है। सीता का रोल करना वाकई में किस्मत की बात होती है। प्रसन्ना जी के डायरेक्शन में, प्रसन्ना जी के साथ भी मैंने 2 प्ले में काम किया, और बहुत ही यादगार प्रोडक्शन रहा वो दोनों भी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उसका एक थोड़ा सा सुनाना चाहती हूँ। शीतला सुखप्रदा मृदुल जो मन भायो लगत वही कर हिम समशीतला ये उस समय का गाना है जब सीता अदृश्य होकर राम से मिलती है। मेरे दिल के बहुत करीब है ये गीत। और ये गीत टीकम जोशी का, अगर ये शो देख रहा हो नहीं, टिकंदा तो देख रहे हैं, टिकंदा है, टिकंदा है। टीकम को डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि टीकम के साथ मतलब मेरे रेpertoire में बहुत मेरी किस्मत अच्छी रही है कि जितने भी प्ले मैंने किए हैं मेन रोल में, या तो टीकम मेरा हीरो होता था या सुमन, जो अभी रियल लाइफ में भी मेरा हीरो है। मैंने इन दोनों के साथ मैक्सिमम प्ले किया। ये टीकम की। जी, लेकिन सुमन दाई ही बोल रहे हैं कि बिहू आपने नहीं गाया, मतलब ये तो नाटक का गाना गा दिया आपने। हरविंदर जी बोल रही थी कि बिहू जरूर गाया आप, तो वो बिहू रह गया। हाँ। ओ देहिया ओए देहिरे दुआ रियो ओ ढोल वाले ना सुमाए पेपा वाले ना सुनो मायो ओए कोकाल भागे ना सील बार एकदम से कोई याद ही नहीं आ रहा व्यू। नहीं, हो जाता है। बाजुती ओलारे मोरती ओलाले ओलाय बोने गासे आते जोने में
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा आप हाँ जी, गला आपको साफ नहीं है, नहीं, नहीं, फिर बहुत भी अच्छा गाया आपने। हाई पिच में गाया जाता है तो हाई पिच में थोड़ा गला साथ जी, नहीं दे रहा है, कोई नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया। हरविंदर भी कह रही थी मैंने डांस भी कर लिया, आपने इतना अच्छा गाया। बहुत बढ़िया मम्मी, बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, आपको कभी मन नहीं हुआ कि मोबाइल थिएटर भी करें, ज्वाइन करें, उसमें काम करें? क्योंकि वो एक अलग तरह का थिएटर है आसाम में। थिएटर का ट्रेडिशन भी आसाम में बहुत पुराना है, जी। और मोबाइल थिएटर की बहुत खासियत रही है। कुछ उनके जो गिमिक्स हैं वो अभी तक हिंदुस्तान में दूसरी जगह मुझे तो कम से कम देखने को या जानने को नहीं मिला है। और अभी जो आज के जो मोबाइल थिएटर है वो बहुत कमर्शलाइज हो गया है। उनके लिए मतलब वो जो एक्टर्स लेते हैं बहुत चुन चुन के लेते हैं। जो अच्छे कंपनी है वो हमेशा स्टार कास्ट लेते हैं, जो आपका मतलब ग्लैमर फेस हो। हम्म। अगर आसाम के फील्ड में बहुत आसाम के लोगों में बहुत पॉपुलर है तो बहुत अच्छे से लिया जाता है। मेरे पास भी नो डाउट आया था ऑफर, लेकिन उसके लिए क्या है, पूरा एक साल आपको देना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल टेक्नो का सीजन शुरू होता है आपका मई जून जुलाई में। तो ये पूरे हर दिन शो, हर जगह अलग अलग जगह जाके शोज करना, जो कि हमने रेperटरी में किया है। रेperटरी में रहते तो मैंने कभी मोबाइल थिएटर का सोचा भी नहीं, क्योंकि वो अलग तरह से एक तरह का बंदिश हो जाती है। बंदिश हमारे पास 6 साल का वो है कि हम कहीं और काम नहीं कर सकते। और रेperटरी से निकलने के बाद मैं उस बंधन में बनना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी फ्रीलांस करो, अपनी मर्जी से करो। जब मन किया थिएटर किया, कुछ काम किया, जब मन नहीं किया तो ब्रेक ले लो। हम्म। और यही वजह से मैं टीचिंग करती हूँ, लेकिन मैं किसी इंस्टीट्यूशन के साथ टीचिंग में भी पर्टिकुलरली मतलब बंध के नहीं बोलती। बंधन मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी भी काम में, चाहे अपने प्रोफेशन में हो, चाहे घर के काम में, चाहे फैमिली में हो, घूमना, किसी भी काम में बंदिश नहीं होनी चाहिए। जहाँ बंदिश आती है वहां पर फिर वो मैकेनिकल हो जाता है। रेperटरी में बंदिश हमारे पास थी, तो हम किसी से काम करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज ये था कि आप नाटक कर रहे हैं, अपनी पसंद का रोल कर रहे हैं। तो लेकिन मोबाइल थिएटर में भी शायद ऐसा हुआ होगा, होता होगा। मैं चूंकि ज्वाइन नहीं किया तो मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगी। लेकिन वो बंदिश में जुड़ने का इच्छा नहीं है। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा प्ले कौन सा है जो आपको बहुत अच्छा लगा, जिसकी यादें अभी भी आपके सामने तरोताजा है? अ, तो रेपटेशन और, आती और वो क्यों है, है। किस हाँ, वजह से हो गए? वो अ, देखो अभी तक मैंने कम से कम 150 नाटक तो कर लिए हैं बचपन से लेकर। लेकिन सबसे ज्यादा करीब अगर मैं बोलूंगी तो अंतराल में है, जो रेपटेशन में हम 2002 में ओपन हुआ था। हम्म। वो मेरा पहला साल। और अब मतलब मैं इतने साल बाद जब एनालाइज करती हूँ कि क्यों मुझे वो प्ले बहुत पसंद है, तो हम्म। जो मुझे लगता है कि अ, नाटक एक ऐसा माध्यम है कि आप जितना करते जाते हो, एक रोल को जब आप बार बार करते हो तो आपके अंदर वो और अंदर चलता जाता है, वो और आत्मसात हो जाता है। उससे पहले तक जैसे स्कूल के प्रोडक्शंस में भी या एनएसजी आने से पहले भी जो जितने भी शोज मैंने किए, वो नाटकों में या तो एक शो करती थी या 2 शो करती थी। रिहर्सल की बात नहीं, रिहर्सल 1 महीना 1.5 महीना वो अलग बात, एक ऑडियंस के साथ जो रूबरू होना, उसकी बात कर रही हूँ। तो बाकी जितने भी नाटक हुए स्कूल के प्रोडक्शन में, मैक्सिमम हमने 8-10 शोज किए। और हमें खेलना एक शो हमने किया था थर्ड ईयर में, उसका हमने मैक्सिमम 12-15 शो किए। उसके बाद वो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन है तो वो बंद हो गया था। और फिर जी। बाद में वो कंपनी ने अडॉप्ट किया था, तो टीआई कंपनी में काफी सालों तक चला वो।
लेकिन रेपर्टरी के साथ ऐसा होता है कि एक प्ले हम जब तैयार करते हैं तो 5-6 साल तक हम उसको रिपीट करते हैं। बिल्कुल। और अंतराल एक ऐसा प्ले है जो कि सम्मुख में होता है, छोटा हॉल, छोटी कास्ट। तो सुरेश शर्मा जी जो हमारे रेप्रेजेंटेटिव थे उस समय, आज भी हैं, सुरेश जी क्या करते थे, अक्सर वीकेंड में ही शो लगा देते थे अंतराल के। मतलब ये 2 हफ्ते में कुछ नहीं हो रहा है, वीकेंड में एकदम अंतराल का शो लगा देते हैं। तो अंतराल के कितने शोज हुए, कम से कम 80 शोज तो हमने अंतराल के किए होंगे, मतलब दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी। और लकीली उसमें सिंगल कास्ट होने की वजह से हर शो मैं अकेली करती थी। तो वो रोज मेरे अंदर, मतलब मेरे हड्डी हड्डी में, मतलब मेरे रोए रोए में ऐसे घुस के आए। मैं चाहूँ भी तो उस कैरेक्टर से अलग नहीं हो पाती। और वो कैरेक्टर मुझे बहुत अपना करीब लगता है। एक तो वो रिलेशनशिप को लेकर है वो कैरेक्टर, और इसकी casting के भी बहुत बहुत कमाल का इंसिडेंस रहा है कि मैं रेपर्टरी में, मेरा पहला साल, रंजीत भाई, रंजीत सर आए, रंजीत कपूर जी। और जैसे कि डायरेक्टर आते हैं तो सबसे पहले चीफ से पूछते हैं कि कौन एक्सपीरियंस है, कौन नए हैं, या रीडिंग के दौरान वो तो लगा लेते हैं कि कौन कितने पानी में है। और उस समय तो मैं ताजी ताजी रेपेटरी आई थी, थोड़ी सी डरी हुई थी, पेपर तो बहुत ही घबराई हुई थी। और अंतराल में मतलब 3-3 4-4 पेजेस के लंबे लंबे स्पीचेस। तो मैंने तो अपने आप को छोड़ दिया था कि ये तो रोल मेरे बस का है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। तो रीडिंग में भी मैं बहुत ऐसे ही करना था तो कर लिया। सर देख रहे थे और सर ने किसी और को इसको पास करने के लिए मन बना लिया था। तो बाद से क्या हुआ, 13 नवंबर मेरा बर्थडे, उस दिन कास्टिंग डिक्लेयर करने वाले। और मेरी एक आदत रही है एनएसडी से पहले भी, और एनएसडी में भी और रेपेटरी में भी, कि जिस दिन मेरा बर्थडे होता है, अगर उस दिन कोई रिहर्सल हो रही है या मैं ग्रुप में हूँ तो सबको मैं मिठाई बांटती हूँ। एनएसडी में भी 3 साल रही तो सुबह ही मैं मिठाई खरीद के लाके मेस में रख देती थी कि आज मेरा बर्थडे है, सबको मिठाई खाना है। तो उस दिन भी रेपेटरी में जब मैं आई, 11 बजे कास्टिंग अनाउंस होना है, 10 बजे मैं रेपेटरी पहुंची हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर कि आज मेरा बर्थडे है। सबको मिठाई दिया, सबको भी दिया मैंने मिठाई। ये बात मुझे पता नहीं था, हाँ, कि मतलब ये ऐसा कोइंसिडेंस ऐसे जुड़ गया। तो सर को भी मैंने मिठाई दिया, मैंने कहा सर आज मेरा बर्थडे है, प्लीज मिठाई दे दीजिए। सर ने मिठाई ले ली और 11 बजे अनाउंस कर दिया कि मेन रोल श्यामा जो है प्रदक्षिणा। और मेरे मतलब पैर तले जमीन खिसक गई, मतलब मैं कहाँ हूँ, कैसे करूँ। सर को देख के मैं हैरान रह गई कि मतलब इतनी लंबे लंबे स्पीचेस मैं कैसे बोलूंगी हिंदी में, जरा सा फंबल हो गया। और इतना सीरियस प्लेस में मैनेज करने का कुछ है ही नहीं। सर ने बोला मैं बाद में फिर सर से, मतलब जैसे कास्टिंग अनाउंस करके सर पान खाने बाहर गए, रंजीत सर की आदत है वो पान खाने के लिए बाहर जाते हैं, मैं पीछे पीछे भागी सर के। मैंने कहा सर आपने मुझे कास्ट कर दिया, मुझे तो मतलब धर्म संकट में डाल दिया, मैं कैसे करूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुझे करना है तो करना है। मैंने कहा सर डबल कास्ट रख दीजिए, ताकि अगर बाई चांस मैं तैयार नहीं हो पाई तो मतलब डबल कास्ट में कोई हिंदी भाषी लड़की को दे दीजिए। सर ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे ही करना है। और उसके बाद वो चल दिए। और मतलब, और 13 नवंबर में कास्टिंग, 28 या 30 तारीख को शो करना है। इतना कम समय में। और मेरे साथ को एक्टर सुमन, तब जस्ट सुमन दा थे वो मेरे, क्योंकि वो भी ताजे में आए थे। तो सुमन के साथ मैंने बात की, मैंने कहा सुमन दा कैसे करें, कैसे हो। तो सुमन ने मुझे बोला कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत मतलब साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाए चलेंगे। एक तरह से मेरा भी मतलब सुमन भी तब क्या होता 5 साल के बाद बॉम्बे से रेपेट्री आया था, तो थिएटर की एक तरह से नई शुरुआत ही हुई थी। तो सुमन ने मुझे ये कहा कि मैं भी बिल्कुल न्यू हूँ थिएटर में, तुम भी एक तरह से न्यू ही हो, तो कुछ नहीं होगा, हम कर लेंगे, चिंता मत करो। तो फिर हमने मान लिया कि हाँ ठीक है, हो जाए। और उसके बाद हमने रिहर्सल करी, सुमन ने एक्स्ट्रा टाइम बहुत दिया। और ये रिलेशनशिप को लेकर जो कि बना हुआ था, इसमें जो समा कैरेक्टर है वो विडो है, और उसके हस्बैंड के साथ नहीं बनी।
और कुमार का कैरेक्टर जो है वो मोहन राकेश के नॉवल है अंतराल, और उसमें कहते हैं कि वो कुमार जो कैरेक्टर है मोहन राकेश खुद है। तो उनका भी अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे उठापटक हुई है। तो हमने अपनी पर्सनल चीजें भी बहुत सारे शेयर की, और ये अंतराल भी एक तरह से जरिया है, हमें एक दूसरे को बहुत करीब लिया है। और 1 दिसंबर को हमने पहला शो किया सम्मुख में। और पहला शो जैसे रंजीत सर का है, पहला शो हो जाने दो फिर देखा जाएगा। तो कर लिया, पहला शो 3 घंटे का हो गया, क्योंकि एक नॉवल है तो उन्होंने काफी कुछ एडिट किया, लेकिन हर चीज एडिट करना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने कर दिया, करके कुछ स्लाइड्स चलाए, कुछ वॉइस ओवर्स किए, उन्होंने नई नई डिवाइस मतलब यूज करके बहुत बढ़िया से डिजाइन करके सिर्फ 4 फीट के डिस्टेंस में समूह को भी मतलब उन्होंने पीछे से काफी कुछ मतलब आगे कर दिया, पीछे से स्पेस भर दिया था उन्होंने। तो इतने कम स्पेस में उन्होंने बहुत अच्छा डिजाइन कर दिया, लेकिन प्ले हो गया 3 साढ़े 3 घंटे का। उन्होंने ठीक है, देखा जाएगा, कल सुबह 11 बजे पहुंचो। अब इतनी मुश्किल से 4 4 पन्ने के स्पीचेस मैंने याद किए। 11 बजे अगले दिन पहुंची, 2 बजे 3:30 बजे शो है, क्योंकि सैटरडे है उस दिन। सर ने बोला यहाँ से यहाँ तक उड़ा दो, यहाँ से यहाँ तक उड़ा दो, यहाँ से यहाँ तक एडिट। अब और भी हालत खराब। मैंने कहा सर कैसे होगा, आप मरवा देंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हिंदी भाषी हो तो कुछ गड़बड़ हो इम्प्रोवाइज करेंगे, मैं कहाँ से इम्प्रोवाइज करूंगी। सर ने कहा मुझे पूरा विश्वास है, कर लेगी तू, कर ले। और एडिटिंग पार्ट के साथ हमने दूसरा शो किया, वो हुआ 2 घंटा 10 मिनट का, जो बाद में भी सस्टेन रहा हमारा। तो 2 घंटा 10 मिनट का वो प्ले, वो कैरेक्टर ऐसा बहुत सीरियस कैरेक्टर, हंसी मजाक के साथ 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 बहुत बड़ी बातें बोल जाती हैं, लास्ट लास्ट में वो रो जाती हैं। तो वो कैरेक्टर मेरा मतलब बहुत लाइफ के करीब है, और वही ये है जिसने मन से मिलवाया, और जिसकी बदौलत उसके नेक्स्ट ईयर रंजीत सर दोबारा आए। तब तक हमने मतलब सुमन ने मैंने ये नहीं सोचा था कि हम शादी वादी करेंगे या कुछ करेंगे, हम बहुत अच्छे दोस्त बने एक दूसरे को। मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा भी जो एक दोस्ती का रिलेशन हो सकता है, वो रिलेशन था हमारा। तो अगले साल रंजीत सर दोबारा आए, उन्होंने प्ले किया शॉर्टकट। उसमें भी हम दोनों को हीरो हीरोइन कास्ट कर दिया। अब तो जोड़ी पक्की हो गई। दिसंबर में वो प्ले किया शॉर्टकट के ओपनिंग, और मार्च में हमने कहा अब जब 2 प्ले में जोड़ी बन गई है, इतनी अच्छी जोड़ी बन गई है, तो मार्च में शादी कर लो हमने। तो हमारे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में रंजीत सर का बहुत बड़ा योगदान है। उनका उनसे भी बहुत कुछ सीखा है कि मतलब कुछ भी हो जाए, घबराना नहीं है, हंस बिल्कुल। के पानी खाते हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करना उनसे सीखा। फिर प्रसन्ना के साथ 2 प्ले किया हमने, सीमा पार और उत्तर रामचरित से किया कि पॉइंट पर आओ, पूरे पॉइंट बोलो, कि मतलब किसी ने कुछ बोला तो उस बीच में गैप मत छोड़ो। डायलॉग में भी अगर ये खत्म हो तो तुरंत, नहीं तो आपका लाइफ का ग्राफ डाउन। तो जो मिला है उसको तुरंत पकड़ो और आगे बढ़ो। तो प्रसन्ना जी से भी काफी कुछ सीखा। पर्टिकुलर एक डायरेक्टर का नाम लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल। सभी लोग ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, सभी से ना। नहीं दीदी, और बड़ा मजा दीपक की आ रहा है आपके साथ। काम किया। हाँ। बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में, सच में। मतलब इतनी सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, जबकि मैं आपका जूनियर हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज मुझे नहीं पता थी जो आज मुझे पता चली। इतने सारे एक्सपीरियंस और भावना के बारे में जानना, तो बहुत, मतलब हम बातें करते जाएंगे तो बात चलती रहेगी। हमें एक समय में खत्म भी करना है अपने टॉक को। तो मैं चाहूंगा एक कि आप, हाँ हाँ चलो जी, सीमा बताएं। पार, सीमा पार प्ले है, सीमा पार भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर कहानी है, जो रियल लाइफ में आखिरी के दिनों में अपने मौत से जूझ रहे थे, एक तरह से बीमारी की वजह से मौत से जूझ रहे थे। तो प्रसन्ना जी का खुद का लिखा नाटक है, जहाँ पर उन्होंने डेथ को एक कैरेक्टर की तरह बनाया था। जी। डेथ उनके साथ वो 64 खेलते हैं,
और मैं थी भारतेंदु की जो एक तरह से कहा जाए तो उनके साथ जो रहती थी, जिनके साथ शादी नहीं करी, मल्लिका उस कैरेक्टर का नाम है, जो उनके साथ चौबीसों घंटा रहती थी, उनका देखभाल करना, उनके हर तरह का मतलब दवाई दारू से लेकर हर तरह की जरूरतें पूरी करना। और जिस दिन भारतेंदु की डेथ हुई, उस दिन से वो चरित्र भी समाज में नहीं गायब हो गई, वो नहीं मिली, रियल लाइफ में भी नहीं मिली। तो वो जो मल्लिका का कैरेक्टर किया था, वो भी मेरे लाइफ में बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कैरेक्टर। तो अभी 2 दिन पहले मुझे सीमा पार्क ऐसे ही याद आया, तो वहाँ का उसका एक गाना मंगल गीत जो है, बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पसंद है जी, वो गीत गाना चाहूंगी। जरूर जरूर जरूर। मंगल हो मंगल हो नट शेखर नीलकंठ का मंगल हो नट शेखर नीलकंठ का मंगल हो मंगल हो महिमा पाल का प्राण पक्षी का तर संकुल का प्राण पक्षी का तर संकुल का मंगल मारा मंगल तुमरा मंगल सकल जीव जंतु का मंगल हो मंगल हो मंगल हो मंगल हो मंगल हो। बहुत बढ़िया। बहुत दिन से बहुत हारमोनियम भी बेहतरीन। नहीं चल रहा है। नहीं, हम मैं चाहूंगा कि खत्म करने से पहले एक आप पोएम सुना देना असमीज में, क्योंकि आप पोइट्री भी मतलब कह रहे थे कि आप पोइट्री भी हाँ, मुझे करते पोएट्री हैं। बहुत पसंद था, और मैं रिसाइटेशन भी बहुत करती थी। हाँ और ज्यादातर रोमांटिक जो पोएम्स है, कविताएं हैं, जी। वो मुझे बहुत पसंद था। उसमें से भी कुछ गिने चुने हैं। जो एक पोएम है जो मुझे आज भी बहुत पसंद है, और उसको मैं अपने से अब रिलेट कर पाती हूँ। कि कवि असमिया में है, मैं बाद में जी। बता दूंगी हिंदी। कवि है निर्मल प्रभा बरदुलई, और कविता का नाम है करुणतम। हाँ। আহিনৰ পথাৰৰ গোন্ধ কেনেবাকে আহি নাকত লাগিলে, মই হেৰা পাওঁ মোৰ দেউতাক। দোকানৰ জাপ ভঙা গামোচাৰ সুবাসত মই হেৰা পাওঁ মোৰ আইক। মই মোক মোৰ সন্তানহঁতৰ বাবে ক'ত থৈ যাওঁ, ক'ত। बस इतनी सी है कविता। इसका मतलब है कि एक पिता है, किसान है, तो आश्विन महीने का जो पेट की जो गंध है, पिता नहीं करते। ऐसे वो वहाँ वो
हम खूब बोलते हैं। घर वालों को देते हैं। तो दुकान के गमछे में गमछे के जरिए मैं अपनी माँ को ढूंढ मैं अपनी माँ को ढूंढ और खुद को अपने बच्चे के लिए कहाँ छोड़ के जाएंगे। मतलब वो कौन सी चीज होगी जिसमें मुझे मेरे बच्चे मुझे ढूंढ पाए। इस तरह का तो एक बार फिर से बोलती हूँ तो आप रिलेट कर पाएंगे शायद। जी जी जरूर। আহিনৰ পথাৰৰ গোন্ধ, পথাৰ मतलब खेत, গোন্ধ खुशबू। আহিনৰ পথাৰৰ গোন্ধ কেনেবাকে আহি নাকত লাগিলে মই হেৰা পাওঁ মোৰ দেউতাক, দেউতা मेरे पिता। দোকানৰ জাপ ভঙা গামোচাৰ সুবাসত মই হেৰা পাওঁ মোৰ আইক। মই মোৰ সন্তানহঁতৰ বাবে ক'ত থৈ যাম, ক'ত, कहाँ छोड़ के जाऊंगी मैं, कहाँ। दीदी बहुत बढ़िया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थैंक इतना यू। सारा समय दिया। हम सबको बहुत सारी चीजें जानने को मिली। शुरू में मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा है आज, आवाज टूटी हुई निकल रही है। पर तुम इतने देर तक मेरी कहानी सुनने के लिए। नहीं नहीं, कहानी नहीं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, वो जरूर हम सबको जानना चाहिए एक दूसरे के बारे में, पता होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थैंक इतना सारा समय दिया। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच।